हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर विकास सिंह। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था, सर प्लीज डू यू अग्री के लिए कुछ क्वेश्चंस थोड़ा बता दो। जम नहीं रहा है बिकॉज डू यू अग्री ऑलमोस्ट 12 मार्क का होता है। तो मैं वेरी क्विकली मैं ट्राई करूंगा 15 टू 30 मिनट्स में डू यू अग्री आपके लिए बना दूं, जो आप फटाक से एक बार पढ़ सकते हो। आई नो टाइम कम है बट थोड़ा बहुत एक आइडिया आ जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। मैं स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों, प्लीज फोकस करिएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करें बच्चा डू यू अग्री। मैं मेन क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ बच्चा। ठीक है, मैं एकदम मेन क्वेश्चन आपके साथ डील कर रहा हूँ। डू यू अग्री जो अपने को एग्जाम में कितने मार्क का आएगा, बेसिकली 4-4 मार्क के ईच क्वेश्चन आएंगे, 3 आएंगे। वी हैव 5 में से 3 अटेंड करने, दैट इज 12 मार्क के। पहला एक डू यू अग्री आ सकता है एग्जाम में, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस, बट ऑब्वियस है मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो। अब सबको मालूम है मैक्रो मीन्स पूरे अग्रीगेट इकोनॉमी, पूरे इंडिया लेवल पे। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, स्मॉल। जैसे डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, मेरा डिमांड मेरा सप्लाई। जो भी इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, दैट इज माइक्रो। और अग्रीगेट लेवल पे जो स्टडी करते हैं, दैट इज मैक्रो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, the macroeconomics is different from microeconomics. Yes, I agree with this statement. तो बोलने का माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एंटायर इकोनॉमी की बात करता है, और जो मैक्रो इकोनॉमी है वो बेसिकली पर्टिकुलर इंडिविजुअल इकोनॉमी, पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी अग्रीगेट, जैसे कि अग्रीगेट सप्लाई, अग्रीगेट नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल। ऑन अदर हैंड माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द इंडिविजुअल डिमांड। जब भी मैं इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल प्राइस, इन सब की बात करूं, इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज जनरल इक्विलिब्रियम और माइक्रो इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम। बात क्लास माइक्रो को हम लोग, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज लंपिंग लंपिंग, और माइक्रो इज अ स्लाइसिंग मेथड। स्लाइस मतलब एक एक पर्टिकुलर पीस की बात कर रहे हो आप, एक स्लाइस की बात कर रहे हो, एक यूनिट की बात कर रहे हो, इसे इसको बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। तो सर वेरी सिंपल, एक क्वेश्चन अगर आ गया तो देखो, जो आपने डिस्टिंक्शन बिटवीन में पढ़ा है वही चीज यहाँ पे लिख सकते हो, कोई अलग नहीं है। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे दे रहा हूँ। अब मैं पहली बात तो आप अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई राइट रॉन्ग नहीं होता है ओन लैंग्वेज में भी। बट एक दो क्वेश्चन में डिस्कस कर लूंगा हर एक चैप्टर से, तो एक आपको एक आइडिया आ जाएगा। दैट्स व्हाई हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। यस, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इनकम थियरी। नो, आई डू नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक को इनकम थियरी नहीं बोला जाता है, प्राइस थियरी बोला जाता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने डिमांड पढ़ा, प्राइस से बात किया। हमने सप्लाई स्टडी किया, प्राइस से रिलेटेड था। मार्केट में प्राइस से रिलेटेड, मतलब ऑलवेज याद रखना, हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, वो भी प्राइस ही है। तो इससे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट अ इनकम थियरी, इट इज अ प्राइस थियरी। देखो यहाँ पे लिखा है, लिखने का माइक्रो इकोनॉमिक इनकम थियरी लाई विद द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। ये मैक्रो है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, डील विद वैरायटी ऑफ गुड्स सर्विस डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। मतलब हम जो भी चीजें प्राइस से कंपेयर करते हैं, दैट इज अ प्राइस थियरी। जैसे आपका लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्राइज हो गया, उनको हम लोग जो रिटर्न में पे करते हैं, जैसे लैंड को रेंट, लैंड के लिए रेंट पे करते हैं, लेबर को वेजेस पे करते हैं, इंटरेस्ट कैपिटल को इंटरेस्ट पे करते हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट पे करते हैं। समझ गया, दैट इज आल्सो प्राइस। इसलिए याद रखना माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ प्राइस थियरी, नॉट अ इनकम थियरी। ठीक है, मैं मेन क्वेश्चन ही आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, देखो एक एक क्वेश्चन में जस्ट आइडिया दे देता हूँ। माइक्रो इकोनॉमी यूज स्लाइसिंग मेथड। व्हाट इज अ स्लाइस? जैसे आप सैंडविच खाते हो, तो सैंडविच खाने के बाद आप बोलते हो ना, भैया एक स्लाइस देना, आलू का एक स्लाइस। तो पूरा आलू दे देता है कि आलू का पीस कट करके देता है, आलू को पीस कट करके देता है, दैट इज अ स्लाइस, एक पार्ट। ठीक है, एक पार्ट। तो स्लाइसिंग, यस आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्लाइसिंग मेथड, राइट ना? वेरी क्लियर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर फर्म की बात करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं। जो भी चीजें इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइस, पर्टिकुलर यूनिट। क्लियर है बच्चा? बस
ए अच्छे से देख लेना। चैप्टर नंबर 2 में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मत पढ़ना। आप ये नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, कुछ काम का नहीं है, ठीक है। हाँ, चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन आ सकता है, देयर इज रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यस, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। वो आपने टेक्स्ट बुक में जो पढ़ा है वही लिख देना। चलो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा, एक और क्वेश्चन आ सकता है, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस, डिमांड का बोलो डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट। यस, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो पहले तो मार्शल के का जो डेफिनेशन है वो बोलने का, अदर थिंग बीइंग इक्वल, याद है, अदर थिंग बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लोअर द क्वांटिटी डिमांड, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, हायर द क्वांटिटी डिमांड। मतलब इन शॉर्ट प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। और आपको भी मालूम है जब भी इनवर्स रिलेशन होगा, कभी भी इनवर्स रिलेशन हो को डिमांड का ऐसा ही आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डिमांड का कैसा आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डिमांड का जब भी डाउन ऐसे ही आएगा, डिमांड का डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। कभी भी याद रखना, डिमांड का ऐसा ही, डिमांड का ऐसा ही होता है, डिमांड का ऐसा ही होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये तो आप लिख सकते हो। पहले तो आप मीनिंग समझा देना, उसके बाद डायग्राम समझा देना, काम हो जाएगा आपका। वेरी क्लियर है, आगे बढ़ते। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो बच्चों, देयर इज नो एक्सेप्शंस। एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है, देयर इज नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की कोई एक्सेप्शन नहीं है क्या, है ना, है। यस, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस है, तो एक्सेप्शन लिख देना। नो, पहले तो लिख दो, नो आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। एक मार्क उधर ही मिल गया। लॉ ऑफ डिमांड हैव एक्सेप्शंस, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शंस पढ़ा, जिफिन पैराडॉक्स, राइट ना, जिफिन पैराडॉक्स पढ़ा है। उसके बाद हम लोग ने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जो दिखावा करने वाली गुड्स होती है, प्राइस इल्यूशन के बारे में पढ़ा है, राइट ना, प्राइस इल्यूशन, बहुत सारे। तो सारे पॉइंट आपने एक्सेप्शंस के यहाँ पे अपने को लिखने हैं। वेरी क्लियर है, आगे बढ़ते बच्चों, प्लीज फोकस करना, आगे बढ़ते प्लीज फोकस करना। नेक्स्ट वन, प्राइस इज ओनली डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपको फैक्टर्स ऑफ आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड याद है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलो या फैक्टर्स ऑफ डिमांड बोलो। मैंने क्लास में कीवर्ड भी कराया, पीप, नो प्रॉब्लम, ईट, याद है, प्राइस, इनकम। आपको सच बोलूंगा तो याद रखेगा, प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, बच्चा याद है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। उसके बाद मैंने बोला था पॉपुलेशन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, ये सारे पॉइंट देखे थे। तो वही उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, प्राइस इज ओनली डिटर्मिनेंट्स। एक बात बताओ, वो डिटर्मिनेंट्स का जो क्वेश्चन पढ़ा था, इसको और एक नाम से फैक्टर्स भी बोलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो प्राइस ही एक पॉइंट है क्या जिसकी वजह से डिमांड चेंज होता है? नो, आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। प्राइस को छोड़ के बाकी सारे रीजन लिख देना, जैसे इनकम हो गया, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, वो सारे लिख देना। खलास, इतना सिंपल है। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते, वो सारा पॉइंट लिख देना। उसके बाद, when the price of given goods fall, demand for it increase. No, I do not agree with this statement. देखो given goods कहाँ पे आता है, exceptions में आता है, लॉ ऑफ डिमांड के। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड फॉल्स होगा, प्राइस फॉल्स होगा, डिमांड इंक्रीज होगा, ऐसा बोलता है। लेकिन एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन मतलब लॉ के अगेंस्ट जाना। जिफिन पैराडॉक्स में हमने ब्रेड का एग्जांपल लिया था। ब्रेड अगर आप सस्ता बेचो, मान लो ब्रेड 20 रुपए का आता है, अगर कोई आपको 5 रुपए का बेचेगा तो बाय करोगे? नहीं, आपको क्या लगेगा, बेकार क्वालिटी का है, एकदम खराब क्वालिटी का बेच रहे हैं, तो आप नहीं बाय करोगे। प्राइस कम होगा तो भी बाय नहीं करोगे, डिमांड कम। कोई ब्रेड आपको ज्यादा में थोड़ा भाव में बेचेगा तो आपको क्या लगेगा, अच्छी क्वालिटी का। इसलिए यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड फंडा अप्लाई नहीं होगा। मतलब याद रखना, जिफिन पैराडॉक्स में प्राइस फॉल होगा तो डिमांड भी फॉल होता है, ना कि इंक्रीज होता है। बता देना है एक्सेप्शन हो। यस, आगे बढ़ते बच्चा, इलास्टिसिटी के ऊपर क्वेश्चन करने की गरज नहीं है, जरूरत नहीं है। मैं मेन क्वेश्चन कर रहा हूँ जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है आज। उसके बाद एक क्वेश्चन आप जरूर देख लेना सर, डिस्टिंक्शन यहाँ पे कहीं काम आ जाएगा।
There is a difference between stock and supply. Yes, yes, I agree with this statement. देखो स्टॉक क्या होता है सर? स्टॉक मतलब आपने बहुत सारी गुड्स बना के रख दी और स्टॉक है, ठीक है? अब आप जो बेच रहे हो दैट इज सप्लाई। तो कभी भी याद रखना स्टॉक ज्यादा होगा सप्लाई से, ठीक है? दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? यस। देखो आपने मान लो मैंने 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, दैट इज स्टॉक। अब मैंने मार्केट में बेचने के लिए उतारा 800 600, तो वो सप्लाई हो गया। तो दोनों और ऑलवेज याद रखना स्टॉक कभी भी ज्यादा होगा सप्लाई से। एक बार देख लेते हैं। स्टॉक रेफर्स टू एंटायर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच एग्जिस्ट विद द सेलर, ठीक है? सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर फॉर सेल एट गिवन पॉइंट। स्टॉक डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन while the supply depend upon the price. स्टॉक कभी भी याद रखना स्टॉक में एक्सीड सप्लाई, ठीक है? स्टॉक इज अ सोर्सेस ऑफ सप्लाई, मतलब दोनों में डिफरेंस है सर। कभी भी याद रखना स्टॉक ज्यादा होगा सप्लाई कम होगा। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्वेश्चन है परफेक्ट फॉर्म ऑफ मार्केट में सेलर इज अ प्राइस मेकर इन मोनोपोली। यस, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, पूरे मार्केट में एक ही सेलर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? मोनोपोली। पूरे मार्केट में एक ही सेलर है, दैट्स मोनोपोली। तो ऑलवेज याद रखना मोनोपोली मार्केट में एक ही सेलर है, पूरे मार्केट में एक ही सेलर है। तो वो प्राइस मेकर होगा, क्या होगा? मेकर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस टेकर होगा। यहाँ पे मोनोपोली आना अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करेगा, अपने हिसाब से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है, इसी इसको बोलते हैं प्राइस मेकर। तो बोल देना इन मोनोपोली मार्केट सिंगल सेलर, ठीक है? अंडर मोनोपोली एंट्री ऑफ अदर फ्रॉम इज रिस्ट्रिक्टेड। मोनोपोली के फीचर्स लिख देना थोड़े बहुत, उसके बाद बोल देना इन मोनोपोली मार्केट सेलर इज प्राइस मेकर, बिकॉज पूरा मार्केट इसके कंट्रोल में, इसे वो प्राइस मेकर है। नेक्स्ट, इंडेक्स हमारा फ्री फ्रॉम लिमिटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जाने दो। आगे बढ़ते, मेन मेन क्वेश्चन देख लेते। एक बार ये देख लेना सर, देयर आर मेनी थियोरेटिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। देयर आर मेनी थियोरेटिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। यस, आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट। देयर आर मेनी थियोरेटिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। सही बात है। थियोरेटिकल डिफिकल्टीज और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज याद है? थियोरेटिकल डिफिकल्टीज लिख देना इलीगल इनकम, ठीक है? बाद में इलीगल इनकम, उसके बाद बता देना सर, जैसे कि एक से थियोरेटिकल दो, एक क्वेश्चन हमने देखा था, देखो डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम, दो डिफिकल्टीज होती है, प्रैक्टिकल और एक थियोरेटिकल। वेरी क्लियर है सर? तो उसमें थियोरेटिकल डिफिकल्टीज में लिख देना सर गवर्नमेंट ने कोई पेमेंट ट्रांसफर किया वो नेशनल इनकम में नहीं आता है, लीगल नेशनल इनकम में नहीं आएगा, ठीक है? कोई फॉरेन फर्म प्रॉफिट लेके चली जाती है वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा, इलीगल इनकम नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। वेरी क्लियर है बच्चा? गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है, ये सब देख लेना। अंडर आउटपुट मेथड, हाँ, द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर सेम, कुछ भी दोनों डिफरेंट है ना यार। ग्रॉस नेशनल का फॉर्मूला याद है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस। और जीडीपी का फॉर्मूला याद है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। उसमें आर माइनस पी नहीं आता, उसको ही खींच देना, डिफरेंस करके समझा देना, हो जाएगा काम आपका। टेक्निकली जाने दो, जो काम नहीं समझाता। अब यहाँ पे आ जाओ। ये आ सकता है, फाइन एंड पेनल्टीज आर वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू
फॉर गवर्नमेंट, नो आई डू नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट। मुझे एक बात बताओ, फाइन एंड पेनल्टी से गवर्नमेंट को इनकम आता है क्या? नहीं। तो बता देना गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से आता है, नॉन टैक्स से आता है। गवर्नमेंट को इनकम राइट ना, टैक्स से आता है, नॉन टैक्स से। टैक्स is one of the major sources of collecting income. नॉन टैक्स के एग्जांपल दे देना, फीस, फाइन, पेनल्टी, स्पेशल असेसमेंट, लेवी, सब लिख देना। खलास, बहुत सिंपल है। जीएसटी रिप्लेस ऑलमोस्ट ऑल टैक्स, ऑल इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। यस, आपको मालूम, पहले हमारे इंडिया में ना अलग अलग टैक्स थी। जैसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स से सर्विस से रिलेटेड अलग अलग टैक्स थी। जैसे पहले एक्साइज ड्यूटी थी, आप प्रोडक्शन करो तो एक्साइज ड्यूटी लगता था, माल खरीदो बेचो वैट लगता था, आप सर्विस दो सर्विस टैक्स लगता था, एक इधर से उधर गुड्स लेके आओ ऑक्ट्राय लगता था। तो इस सारे टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया, उसका नाम है जीएसटी। तो सही बात है, रिप्लेस हुआ है सब बदले। मतलब पहले जो जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसके बदले कौन सा टैक्स आ गया? जीएसटी आ गया। There is no problems faced by money market in India. No, I do not agree with this statement. मनी मार्केट बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करती है बच्चों। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। यस, कमर्शियल बैंक अलग अलग डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, आ सकता है। मानो आपको डिपॉजिट, एक डिमांड डिपॉजिट में दो होता है, करंट सेविंग। टाइम डिपॉजिट में दो होता है, एफडी और रेकरिंग। समझा देना क्लास। नेक्स्ट वन। एक क्वेश्चन एक बार देख लेना। मनी मार्केट प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिया। और एक बार इसका चाहिए तो लिमिटेशन भी। देयर आर मेनी प्रॉब्लम फेस बाय कैपिटल मार्केट। एक बार देख लेना सर पीछे का पॉइंट। सर इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, द लॉ ऑफ डीएमयू हैज वेरियस assumption. Yes, I agree with this statement. There is no real exception of law of DMU. No, I do not agree with this statement. There is no relation between T and MU. है ना relationship? Supply curve is a backward bending curve. Yes. बस इतना एक बार देख लेना गाइस अपने हिसाब से। देखो, आपने इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा है ना सर, डू यू एग्री, टफ नहीं होता है। जो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है ना बच्चा, वो सारे कंसेप्ट के ऊपर ही, फेमस फेमस कंसेप्ट के ऊपर ही डू यू एग्री आएगा। और जो आपने शॉर्ट नोट में पढ़ा है वही उठा के लिख देना, ज्यादा टेंशन लेने की गरज नहीं है। ठीक है, मैं इस वीडियो के बाद मैं ट्राई करूँ थोड़े डिस्टिंक्शन भी आपके लिए बना दूं जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं वाइंड अप करता हूँ। बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस।